नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 अगस्त को प्रस्तावित कोलकाता यात्रा से पहले शहर में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। खास तौर पर 3 नए मेट्रो खंडों के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं बरूड सेना गुप्ता स्टेशन पर अंतिम चरण में काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस उद्घाटन के साथ कोलकाता की मेट्रो सेवा की एक नई दिशा मिलेगी, साथ ही जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा, तेज यात्रा का लाभ भी मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई के दौरान हुए हमले से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल कर दिए हैं। वहीं आरोपी पकड़ा गया है और अब तक की हुई जांच में ये सामने आया कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स राजेश भाई गुजरात से राजकोट का रहने वाला है और वह पेशे से ऑटो रिक्शा चालक है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया? क्या ये अचानक हुआ गुस्सा था या कोई पूर्व नियोजित हमला? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। घटना दिल्ली की है, राजधानी की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो आम जनता की शिकायतें सुनने के लिए जन सुनवाई आयोजित करती हैं और उसी प्रक्रिया के दौरान एक शख्स आता है, हाथ में कुछ दस्तावेज, चुपचाप सीएम के पास पहुंचता है और फिर अचानक उन पर हमला कर देता है, हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश। और ये सब हुआ मुख्यमंत्री आवास पर, वो स्थान जहां किसी भी आम व्यक्ति की एंट्री सघन जांच के बाद ही होती है। फिर सवाल ये उठता है कि ये शख्स वहां आखिर पहुंचा कैसे? हमले के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को हिरासत में लिया गया। सिविल लाइंस थाने में पूछताछ जारी है। गृह मंत्रालय को इस हमले की रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन मामला अब सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं बल्कि राजधानी के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक का है। इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इस घटना की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री दिन रात दिल्ली की चिंता करती हैं और ये घटना विरोधियों की राजनीतिक साजिश हो सकती है। यानी साफ तौर पर मंत्री की ओर से विपक्ष पर निशाना साधा गया है और आरोप लगाए गए हैं। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली हैं कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं, जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेंगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी और दिल्ली के काम किसी सूरत में ही नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा, धमकाएगा तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। जनसुनवाई भी जारी रहेगी और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी और किसी भी तरीके का उनके मन के ऊपर दिल्ली के लोगों के काम को लेकर रुकने का कोई भी कारण नहीं है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह हो सकती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिल्ली पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। आप नेता ने यह भी कहा कि उन्हें आशा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द सामान्य कार्यों में जुट जाएंगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब केजरीवाल पर हमले होते थे तो भाजपा भी जस्टिफाई करती थी। उन्होंने कहा कि जब जब केजरीवाल पर हमले हुए
इस चुनाव के दौरान भी भाजपा के कट्टर समर्थकों ने हमला किया था। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। हमले को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, जैसे भाजपा केजरीवाल पर हमले की बात करती थी। नमस्कार दोस्तों, आज खबर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए, जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। छोटे छोटे मामलों में पुलिस जिस तरीके का व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ करती है, वो हक उनके पास नहीं है। वो हक कोर्ट्स के पास है सजा देने का, वो भी हिंसा है। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने हमले पर कहा कि आज जो भी हुआ वो निंदनीय है। हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, उन्हें चोट आई है। आरोपी पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज़्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री जी को चोट आई है, अभी उनकी एमएलसी हो रही है और पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। अभी मुख्यमंत्री जी की एमएलसी चल रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है। जन सुनवाई आगे जारी रहेगी। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है।
और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी वो शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए। बता दें कि आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी सकरिया के रूप में हुई है। दावा है कि वह राजकोट गुजरात का निवासी है। उम्र 41 साल मालूम हुई है। उसके पास कोर्ट के कुछ कागजात भी मिले हैं। अब तक हुई जांच में सामने आया है कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स राजेश भाई गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और वह पेशे से ऑटो रिक्शा चालक है। दिल्ली जैसे संवेदनशील और हाई प्रोफाइल जोन में जहां मुख्यमंत्री बैठती हैं, जहां हर व्यक्ति की जांच होती है, वहां एक शख्स का अचानक हमला करना कई परतों में छुपे सवालों को भी जन्म देता है। क्या आरोपी पहले से जानता था कि सीएम तक पहुंचना आसान है? क्या उसने पहले आकर वहां की सुरक्षा स्थिति का आकलन किया था? क्या ये पल भर की उत्तेजना थी या एक सुनियोजित राजनीतिक हमला? अब तक की जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच हो रही है। पुलिस की साइकोलॉजिकल टीम और इंटेलिजेंस यूनिट भी अब इस मामले में सक्रिय हो गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमले के वक्त मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। डीवीआर फुटेज खंगाली जा रही है। क्या उस व्यक्ति की पहचान पहले भी हो सकती थी? क्या मेटल डिटेक्टर, चेकिंग, आईडी वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं अनुपस्थित थी? इस बारे में जांच हो रही है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां नेता जनता के बीच जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद जन सुनवाई में हिस्सा लेते हुए हमला झेलता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता, ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल बन जाता है। ये घटना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए एक चेतावनी है। जनता के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना अब सिर्फ एक प्रोटोकॉल का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। क्योंकि अगर राजधानी के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो सवाल ये है कि आखिर कौन सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वह इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं पर हाथ उठाए और वो भी मुख्यमंत्री पर, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। ऐसी घटना निश्चित रूप से इस बात के लिए एक संकेत है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉग लवर का मामला आ रहा है सामने। दूसरा हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से ठीक है, कॉन्फिडेंट है और पूरी तरह से इस घटना के प्रति जो कोशिश की गई मनोबल कम करने की, वो कहीं भी ऐसे लोग मनोबल को उनके कम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभियुक्त है वो हिस्ट्री शीटर है और उसका इससे पहले भी कई मामलों में रिकॉर्ड है इस तरह की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों दिल्ली दौरे पर है, जहां वे यमुना नदी से जुड़े अंतर्राज्यीय जल मुद्दों पर अहम बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक श्रम शक्ति भवन में चल रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल कर रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद है। माना जा रहा है कि यमुना जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर ठोस समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं भिवानी की बेटी मनीषा के मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है।
तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं इस केस की लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं और परिवार की मांग के मुताबिक इस केस को निष्पक्ष जांच के लिए जल्द ही सीबीआई को सौंपा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस मामले में हर हाल में न्याय किया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिल सके। तो वहीं दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान जुबैर, गुलसागर और तौफीक के रूप में हुई है। ये इमारत सद्भावना पार्क के पास सिटी वॉल सीमा पर स्थित थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य जारी किया गया। साथ ही मृतकों को LNJP अस्पताल में लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं राजधानी में हो रही भारी बारिश के कारण जर्जर इमारतों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन कोई सबक लेगा या फिर ऐसी घटनाएं यूं ही होती रहेंगी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। अजीत डोभाल, S जयशंकर से वार्ता हुई। वांग यी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने उनके आधिकारिक आवास पहुंचे, साथ ही लोक कल्याण मार्ग पर भी पहुंचे। इन सभी मुलाकातों में वादे किए गए और खनिजों पर सहयोग का, उर्वरक की सप्लाई का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कालकिन। वहीं चीन अब सीधे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ गया है। ताइवान पर भी बयानबाजी किए गए। वहीं सवाल बड़ा है, क्या ये मुलाकातें भरोसे की नींव पर रखी गई है या फिर ये एक ड्रैगन की एक नई कूटनीतिक चाल है? देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। हैदराबाद हाउस में मुलाकातें हुई। अजीत डोभाल, S जयशंकर से वार्ता हुई। वांग यी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग भी पहुंचे। इन सभी मुलाकातों में वादे किए गए, खनिजों पर सहयोग के, उर्वरक की सप्लाई के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के। लेकिन वही चीन अब सीधे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ गया। ताइवान पर भी बयानबाजी की। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या ये मुलाकातें भरोसे की नींव रख रही हैं या फिर ये ड्रैगन की एक नई कूटनीतिक चाल है? चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा बेहद खास रही। 2 दिन, कई बैठकों की तस्वीर और एक लंबी सूची वादों की। चीन की तरफ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई सुनिश्चित करने की बात हुई। उर्वरक संकट में भारत की मदद का वादा किया गया। सुरंग निर्माण के लिए मशीनरी उपलब्ध कराने की इच्छा जताई गई। कागज पर ये सब सुनने में सकारात्मक लगता है, लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा इससे बहुत अलग है। उसी बैठक में जब ताइवान का मुद्दा उठा तो चीन ने भारत के स्टैंड को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश किया। चीनी विदेश मंत्री ने दावा किया कि भारत ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, जबकि भारत ने स्पष्ट कहा कि इस मुद्दे पर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं है। ये सीधा झूठ फैलाना और उस पर कूटनीतिक भ्रम पैदा करना चीन की वही पुरानी रणनीति है। भारत ने 2011 के बाद से कभी भी वन चाइना पॉलिसी को अपने किसी आधिकारिक बयान में शामिल नहीं किया है। यानी भारत ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, खासकर ताइवान जैसे अहम तकनीकी साझेदार के लिए। ताइवान के साथ भारत की हाईटेक दोस्ती बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर, चिप निर्माण, 5G उपकरणों में सहयोग की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। चीन इसे रोकना चाहता है और वही उसकी ताइवान चालबाजी का असली कारण भी है। भारत से वार्ता खत्म होते ही वांग यी सीधा इस्लामाबाद रवाना हो जाते हैं। पाकिस्तान, जहां वो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करने की बात करते हैं। यही नहीं, वो आतंकवाद, सुरक्षा और CPEC जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी इस्लामाबाद के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यानी चीन का संदेश साफ है कि भारत से बात करेंगे लेकिन पाकिस्तान से दूरी नहीं बनाएंगे। अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या चीन वास्तव में रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर ये सब अमेरिका और पश्चिमी देशों से बढ़ती तनातनी की स्थिति में एशिया में संतुलन साधने की एक चाल है। चीन इस वक्त आर्थिक दबाव में है और अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी वॉर, यूरोपीय यूनियन से व्यापारिक विवाद और आंतरिक आर्थिक सुस्ती
बीजिंग अब विकल्प ढूंढ रहा है और भारत उसके लिए एक संभावित साझेदार है, लेकिन भारत को ये समझ है कि ये साझेदारी भरोसे से नहीं बल्कि दबाव से प्रेरित है। गलवान घाटी की वो रात भूली नहीं जा सकती। डोकलाम का स्टैंड ऑफ आज भी ताजा है। अरुणाचल पर दावे, भारतीय इलाकों को नक्शे में चीन का बताना और LAC पर लगातार गतिविधियों का होना, चीन पर आंख मूंद कर विश्वास करना भारत के हितों के खिलाफ होगा। भारत की रणनीति अब स्पष्ट है, सहयोग वहीं तक जहां तक संप्रभुता से समझौता न हो। नई दिल्ली इस समय दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। क्वाड, इंडो पैसिफिक, ताइवान के साथ तकनीकी साझेदारी और EU इंडिया कनेक्टिविटी रोडमैप जैसे कई रणनीतिक मंचों पर भारत की स्थिति निर्णायक बन चुकी है। भारत अब गुट निरपेक्ष नहीं, रणनीति निर्धारक है। ड्रैगन भले दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो, लेकिन भारत उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। न झुकने की नीति, न डरने की मानसिकता। चीनी कूटनीति से न नफरत न दोस्ती, बस सावधानी और समझदारी। सीमा शांत है, रिश्ते कूटनीतिक हैं, लेकिन भरोसा वो ही चलेगा जो धरातल पर साबित हो। भारत की नीति स्पष्ट है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और चाहे चीन हो या कोई और देश, किसी को भी भारत की संप्रभुता से खेलने की छूट नहीं है। चीन की चालों से सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि शब्दों के पीछे की नीयत और कार्रवाई के पीछे की रणनीति अक्सर अलग होती है। भारत रणनीति के हर कदम पर पैनी नजर रखे हुए है और यही आज की असली ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNT। तो वही खबर रायपुर से, जहां आज सुबह 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ। समारोह में गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत और राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं राज्यपाल रमेन ढेका ने नए मंत्रियों को पद गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। साथ ही छत्तीसगढ़ में हरियाणा फॉर्मूला के तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ी भाषा मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री सहित कुल 14 मंत्री अब राज्य सरकार में शामिल है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई टीम अपने कार्यभार संभालने के लिए तैयार है और राज्य में प्रशासनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुट जाएंगी। तो वही खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शपथ लेने वाले अपने कैबिनेट के नए सदस्य गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत और राजेश अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी मंत्रीगण पूरी निष्ठा और लगन के साथ जनता की सेवा करेंगे और राज्य के विकास तथा सुशासन का सुनहरा अध्याय रचेंगे। उन्होंने सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हुए ये भी आश्वासन दिया कि नई टीम मिलकर छत्तीसगढ़ में सकारात्मक बदलाव और प्रगति के लिए काम करेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।